नमस्कार, मैं हूं आपके साथ इश्तियाक अहमद और आप देख रहे हैं आर्य न्यूज। सुपर टेक एमेरल्ड केस में सुप्रीम कोर्ट ने बड़ा आदेश दिया है। कोर्ट की तरफ से कहा गया है कि सुपर टेक के ट्विन टावर्स को गिराया जाएगा। सुपर टेक के दोनों ही टावर 40-40 मंजिला है और सुप्रीम कोर्ट ने अपने आदेश में कहा कि ये टावर नोएडा अथॉरिटी और सुपर टेक की मिलीभगत से बने थे और कोर्ट ने अपने आदेश में साफ कहा है कि सुपरटेक अपने ही पैसों से इनको 3 महीने के अंदर अंदर तोड़े और साथ ही खरीदारों की रकम ब्याज समेत लौटाए। और वहीं आपको बता दें कि साल 2014 में इलाहाबाद हाईकोर्ट ने भी इन टावर्स को गिराने का निर्देश दिया था, जिसे अब सुप्रीम कोर्ट ने भी सही माना। 40-40 मंजिला इन सुपरटेक के टावर्स में करीब 1,000 फ्लैट्स हैं और कोर्ट ने कहा कि ये टावर्स नियमों की अनदेखी करके बने दिए गए। और कोर्ट ने आगे कहा कि जिन भी लोगों ने इन सुपरटेक ट्विन टावर्स में फ्लैट लिए थे उनको 12% ब्याज के साथ रकम लौटाई जाएगी और कहा कि टावर्स को तोड़ते वक्त अन्य बिल्डिंग्स को नुकसान नहीं पहुंचना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट में जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़, जस्टिस एम.आर. शाह ने इस मामले की सुनवाई की और सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा कि ये फ्लैट्स बिल्डर और नोएडा अथॉरिटी की नापाक मिलीभगत की वजह से बने, जिनकी मंजूरी योजना का RW तक को नहीं पता था। सुप्रीम कोर्ट में आज 9 जजों ने पदभार संभाल लिया। चीफ जस्टिस NV रमन्ना ने आज सुबह सभी को पद की शपथ दिलाई। जो 9 लोग आज सुप्रीम कोर्ट जज बने हैं उनमें से 8 हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस या जज हैं। उनके अलावा एक वरिष्ठ वकील भी सीधे सुप्रीम कोर्ट जज नियुक्त हुए हैं और आमतौर पर चीफ जस्टिस के कोर्ट रूम में होने वाला ये कार्यक्रम इस बार कुछ अलग था। नए जजों का शपथ ग्रहण कार्यक्रम सुप्रीम कोर्ट के नए भवन में बने सभागार में हुआ और इस ऑडिटोरियम में 900 लोगों के बैठने की व्यवस्था है और साथ ही पहली बार जजों के साथ शपथ ग्रहण कार्यक्रम का दूरदर्शन पर सीधा प्रसारण भी किया गया। जजों ने ली शपथ जस्टिस A.S. ओका, जस्टिस विक्रम नाथ, जस्टिस J.K. महेश्वरी, जस्टिस हिमा खोली, जस्टिस B.V. नागरत्ना, जस्टिस बेला त्रिवेदी और जस्टिस C.T. रविंद्र कुमार, जस्टिस M.M. सुंदरेश और वरिष्ठ वकील P.S. नरसिम्हा। उत्तर प्रदेश के कानपुर में सूफी इस्लामिक बोर्ड के राष्ट्रीय प्रवक्ता ने बड़ा खुलासा किया है। प्रवक्ता ने भारतीय मोबाइल नंबर्स के पाकिस्तानी दहशतगर्दों के व्हाट्सएप ग्रुप में जुड़े होने का दावा किया और इस मामले को लेकर कानपुर दक्षिण DCP रवीना त्यागी से शिकायत की और सूफी इस्लामिक बोर्ड के राष्ट्रीय प्रवक्ता सूफी हसन कौसर मजीदी ने बताया कि पाकिस्तानी आतंकवादी मुल्ला आसिफ अशरफ जलाली, जो कि बरेलवी पंथ से जुड़ा हुआ है, वो देश के 10 राज्यों में आतंकी गतिविधियों को संचालित कर रहा है और ये आतंकी संगठन भारत के लिए दुष्प्रचार और कश्मीर को तोड़ने के लिए काम कर रहे हैं। और वहीं सूफी हसन ने यह भी बताया कि देश में आतंकी गतिविधियों को संचालित करने के लिए लोगों को भी देश में जोड़ रहा है। वहीं मजीदी ने व्हाट्सएप ग्रुप पर जोड़कर आतंकी बनाने का भी आरोप लगाते हुए भी जांच कराने की मांग की है और इससे पहले मजीदी इस मामले में प्रधानमंत्री, गृह मंत्रालय, मुख्यमंत्री और DGP ऑफिस में भी शिकायत कर चुके हैं और उनका कहना है कि भारत में रहकर कुछ लोग देश में दहशतगर्दी करना चाहते हैं, जिसकी तत्काल जांच होनी चाहिए और जो दोषी हो उन्हें सलाखों के पीछे भेजा जाना चाहिए। देश की राजधानी दिल्ली से आज एक सनसनीखेज मामला सामने आया और यहां नई दिल्ली रेलवे स्टेशन की पार्किंग से 11 जिंदा कारतूस बरामद किए गए और ये कारतूस अजमेरी गेट वाली VVIP पार्किंग से PCR स्टाफ को मिली है। और वहीं फिलहाल ये कारतूस किसके हैं और इन्हें यहां किसने रखा, इसकी जांच की जा रही है और रेलवे की DCP का कहना है कि सभी कारतूस देखने में सरकारी लग रहे हैं, जिन्हें बाद में दिल्ली पुलिस को सौंप दिया गया। और वहीं बताया गया कि RPF की टीम से ये कारतूस वहां छूट गए होंगे, लेकिन फिलहाल दिल्ली पुलिस की जांच जारी है। और वहीं गौरतलब है कि आज दिल्ली के इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर भी एक यात्री के बैग से 6 कारतूस मिले और वहीं बाद में CISF के जवानों ने उसको एयरपोर्ट पुलिस के हवाले कर दिया। फिलहाल पुलिस ने सशस्त्र अधिनियम के तहत
मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी। और वहीं मशीन में तलाशी के दौरान बैग में कारतूस जैसी चीज भी दिखी थी। टोक्यो पैरालंपिक में भारत के पैराशूटर सिंहराज अडाना ने ब्रॉन्ज मेडल जीत इतिहास रच दिया। अडाना ने पुरुषों की 10 मीटर एयर पिस्टल इवेंट में ये ब्रॉन्ज मेडल जीता और इसके साथ ही इन पैरालंपिक खेलों में भारत की मेडल संख्या 8 हो गई है, जो कि पैरालंपिक खेलों के इतिहास में उसका अब तक का सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन है। और ओसाका शूटिंग रेंज में खेले गए फाइनल में सिंहराज अडाना और चीन के लू सियोलोंग के बीच अंतिम पलों तक कड़ा संघर्ष देखने को मिला, लेकिन अंत में सिंहराज ने दबाव के बीच शानदार खेल का प्रदर्शन किया और 216.8 के स्कोर के साथ ब्रॉन्ज मेडल पर निशाना साधा। भारत में 5 दिनों बाद 40,000 से कम कोरोना संक्रमण के मामले सामने आए और मौतों का आंकड़ा भी कम हुआ है। आज सुबह स्वास्थ्य मंत्रालय की ओर से ताजा आंकड़ा जारी किया गया और मंत्रालय के अनुसार पिछले 24 घंटे में 30,941 नए कोरोना केस सामने आए और वहीं 350 लोगों की कोरोना के चलते जान चली गई। और वहीं 24 घंटे में 36,275 लोग कोरोना से ठीक भी हुए, यानी कि कल 5,684 एक्टिव केस कम हो गए। देश में कोरोना से मृत्यु दर 1.34% है, जबकि रिकवरी रेट 97.91% और वहीं एक्टिव केस 1.15%। कोरोना एक्टिव केस मामले में दुनिया में भारत अब 10वें स्थान पर है। कुल संक्रमितों की संख्या के मामले में भारत दूसरे स्थान पर है, जबकि अमेरिका ब्राजील के बाद सबसे ज्यादा मौत भारत में हुई है। देश में जानलेवा कोरोना वायरस को खत्म करने के लिए टीकाकरण कार्यक्रम चलाया जा रहा है और सरकार ने टीकाकरण को और तेज करने की दिशा में नई योजना बनाई है। सरकार की योजना है कि सितंबर और अक्टूबर तक ज्यादा से ज्यादा आबादी को वैक्सीन की कम से कम पहली डोज दे दी जाए और टीकाकरण की बढ़ती गति और बेहतर आपूर्ति के साथ सरकार उम्मीद कर रही है कि कुछ राज्य अक्टूबर तक आबादी के एक महत्वपूर्ण अनुपात को एक खुराक के साथ कवर कर लेंगे। हालांकि सरकार ने आशंका जताई है कि यूपी और तमिलनाडु जैसे राज्यों में टीकाकरण कवरेज में ज्यादा वक्त लग सकता है। स्वास्थ्य मंत्रालय ने आगे कहा कि केंद्र सरकार देश भर में कोविड-19 टीकाकरण की गति को बढ़ाने के लिए प्रतिबद्ध है और मंत्रालय ने यह भी कहा कि अधिक टीके की उपलब्धता, राज्यों को बेहतर टीका आपूर्ति के माध्यम से टीकाकरण की गति को तेज किया गया है और राष्ट्रव्यापी टीकाकरण अभियान के तहत केंद्र सरकार राज्यों को निःशुल्क टीका मुहैया करा रही है। तालिबान की डेडलाइन खत्म होने से 24 घंटे पहले ही अमेरिकी सैनिकों ने अफगानिस्तान की धरती छोड़ दी और 31 अगस्त यानी कि आज की डेडलाइन थी, मगर आधी रात को ही अमेरिका ने अपने सैनिकों को अफगानिस्तान से वापस बुलाने का फैसला किया। अफगानिस्तान को उसके हाल पर छोड़कर अमेरिका ने तो अपने हाथ खींच लिए, लेकिन अफगानिस्तान के बाद से जो हालत है उसे दुनिया भर में चिंता है। अमेरिकी सेना ने की वापसी हो गई है, लेकिन वापसी से पहले अमेरिकी सेना ने कई उन विमानों को किसी काम के लायक नहीं छोड़ा है जो अफगानिस्तान में तैनात किए गए थे। हामिद करजई इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर ऐसे 73 विमानों को बेकार कर दिया गया। अब वो विमान कभी नहीं उड़ पाएंगे और इसके अलावा अफगानिस्तान में मौजूद रॉकेट डिफेंस सिस्टम को भी अमेरिकी सेना ने नष्ट कर दिया है। अब इनका इस्तेमाल नहीं हो पाएगा और इसके अलावा उन गाड़ियों को भी अमेरिकी सेना ने नष्ट कर दिया जो हथियारों से लैस थी। अफगानिस्तान छोड़ने के बाद अमेरिका का बड़ा बयान सामने आया। अमेरिका ने साफ और कड़े शब्दों में कह दिया है कि जो अफगान अपने देश से निकालना चाहते हैं उनके लिए कोई डेडलाइन नहीं है। अमेरिकी विदेश मंत्री दूसरे देशों के साथ मिलकर अमेरिकी अफगानी या अन्य किसी देश के नागरिकों को निकालने का काम जारी रखेंगे, यानी कि अफगानिस्तान में फंसे लोग अगर बाहर निकलना चाहते हैं तो अमेरिका उनकी हर संभव मदद करेगा और उनके लिए कोई डेडलाइन नहीं है। हालांकि अमेरिका ने अफगानिस्तान से अपने सैनिकों को पूरी तरह निकाल लिया। अब अफगानिस्तान पर पूरी तरह से तालिबान का कब्जा है।
30 अगस्त की देर रात करीब 1 बजे आखिरी अमेरिकी विमान ने उड़ान भरी और अमेरिका ने अपने सैनिकों को पूरी तरह निकालने के लिए 31 अगस्त तक की समय सीमा तय की थी। राजस्थान के नागौर के श्री बालाजी के पास मंगलवार यानी कि आज सुबह भीषण हादसे से मध्य प्रदेश के 12 लोगों की मौत हो गई। नोखा बाईपास पर एक तूफान जीप और ट्रेलर के बीच भीषण टक्कर हुई थी और एक्सीडेंट में 4 लोग गंभीर घायल हुए थे। और वहीं हादसे के बाद हाईवे पर काफी लंबा जाम भी लग गया था और सभी मृतक एमपी के देवास जिले के सजन खेड़ाव दौलतपुर के रहने वाले बताए जा रहे हैं। और मरने वालों में 8 महिलाएं और 3 पुरुष और एक बच्चा शामिल है। और वहीं बताया जा रहा है कि सामने से आ रहे ट्रेलर ने जीप को टक्कर मार दी और यह हादसा इतना दर्दनाक था कि मौके पर ही 8 लोगों की मौत हो गई और 3 लोगों ने अस्पताल जाते वक्त दम तोड़ दिया और इनमें कई लोगों के शव जीप में ही फंसे रहे थे। और हादसे के दौरान स्थानीय लोग वहां पहुंचे और पुलिस और एम्बुलेंस को सूचना दी गई और स्थानीय लोगों की मदद से शवों को बाहर निकाला गया और एक बार के लिए इन शवों को सड़क पर ही रखना पड़ा था। और हादसे में जीप पूरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गई थी और इस हादसे को लेकर पीएम मोदी ने भी दुख जताया था। राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में 9वीं से 12वीं क्लास तक के बच्चों के लिए 1 सितंबर से स्कूल खुल जाएंगे और पिछले तकरीबन 1.5 साल में बच्चे ऑनलाइन पढ़ाई कर रहे थे। अब एक लंबे अरसे के बाद स्कूल खोलने की तैयारी शुरू हो गई है। जहां एक तरफ काफ़ी वक्त बाद स्कूल खोलने की खबर सुनते ही स्कूलों में तैयारी शुरू हो गई, तो वहीं टीचर भी बच्चों को अब ऑफलाइन पढ़ाने के लिए तैयारी में जुट गए हैं। लेकिन अभी भी अभिभावक अपने बच्चों को स्कूल भेजने से कतरा रहे, जिसके पीछे वजह है कोरोना का खतरा। और कोरोना की पहली लहर से लेकर कोरोना की दूसरी लहर तक लाखों लोग इसकी चपेट में आए। काफ़ी लोगों ने अपनी जान गंवा दी। और अगर कोरोना की दूसरी लहर की बात करें तो घर घर में कोरोना बुरी तरह फैल गया था और यही वजह है कि दिल्ली में स्कूल खुलने की खबर सुनते ही बहुत से अभिभावक चिंता में पड़ गए। देश की राजधानी नई दिल्ली में 27 अगस्त को गैंगरेप की घटना को अंजाम देने के बाद फरार एक आरोपी को पुलिस ने मोतिहारी से गिरफ्तार कर लिया है। मोतिहारी के कोटवा थाने की पुलिस ने आरोपी हिटलर को सोमवार को पकड़ा है और सदर एसडीपीओ अरुण कुमार गुप्ता ने बताया कि मामला संदिग्ध है और कोर्ट में आरोपी की पेशी हुई और दिल्ली पुलिस रिमांड मांगी गई थी, जो कि मिल भी गई। और वहीं उमालाल ने नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर एक प्रेमी युगल को चकमा दिया था और वो लड़की को ऑटो में लेकर अपने साथी के साथ फरार हो गया था। इसके बाद उसने एक अन्य आरोपी के साथ मिलकर युवती का गैंगरेप किया और वहीं मामला नई दिल्ली रेलवे स्टेशन थाने में दर्ज हुआ था, जिसके बाद पुलिस हिटलर की तलाश में जुटी हुई थी। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने मथुरा में मांस और शराब की बिक्री पर प्रतिबंध लगाया है और इस फैसले का बिहार में भी स्वागत हो रहा है। हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा के प्रवक्ता दानिश रिजवान ने मंगलवार को एक बयान जारी कर कहा कि वो यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ के इस फैसले का स्वागत करते हैं। और दानिश रिजवान ने कहा कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने मथुरा में मांस और शराब पर बैन लगाकर एक चीज़ तो साबित कर दिया है कि वह किसी भी कीमत पर नशे के पक्षधर नहीं है। और ये फैसला बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के ऐतिहासिक फैसले के बाद लिया गया। नीतीश कुमार के विजन ने यह स्पष्ट कर दिया है कि बिहार जो पहले सोचता है उसके बाद पूरा देश और पूरी दुनिया सोचती है। इसके लिए वो नीतीश कुमार को धन्यवाद देते हैं। लोकतांत्रिक के अध्यक्ष कुंवर रघुराज प्रताप सिंह उर्फ राजा भैया ने भी यूपी विधानसभा चुनाव के लिए आज से शंखनाद कर दिया है। राजा भैया आज से जनसेवा संकल्प यात्रा पर निकल रहे हैं और वहीं इसकी शुरुआत उन्होंने कुंडा स्थित अपने आवास से किया। राजा भैया की यह यात्रा
प्रतापगढ़ और सुल्तानपुर होते हुए गई और अयोध्या तक जाएगी। और वहीं अयोध्या में रामलला के दर्शन भी किए गए और वो आगे के कार्यक्रमों का ऐलान भी करेंगे। यात्रा की शुरुआत करने के बाद राजा भैया ने कहा कि यात्रा के जरिए वे लोगों से संवाद करना चाहते हैं और उनकी समस्याओं को सुनना चाहते हैं और वहीं उनकी अपेक्षाओं और उम्मीदों के बारे में जानना चाहते हैं। यात्रा को कतई शक्ति प्रदर्शन के रूप में नहीं देखना चाहिए।